हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करता हूं जो कि है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, जो आपके मैथ का देखिए सेकंड वॉल्यूम है, उसका पहला चैप्टर। वैसे देखिए चैप्टर नंबर 7 है यानी समाकलन इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आपने अभी तक अवकलन पढ़ा तो आपने देखिए ये बात भी नोटिस की होगी, अवकलन को हमने कई रूप में प्रयोग भी किया। उसके जैसे अनुप्रयोग आपने पढ़े थे, जैसे कि आपने अवकलन को पढ़ा परिवर्तन की दर के रूप में। अवकलन से हमने ये बात सीखी कि वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन क्या होते हैं। अवकलन से ये भी सीखा कि हम किसी वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अवकलन से हमने देखिए सन्निकटन, उसका मान भी निकालना सीखा। और अवकलन से हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट ये टॉपिक भी देखिए पढ़ा, वो भी अवकलन की सहायता से ही पढ़ा। इसका मतलब ये देखिए अवकलन टॉपिक को हमने कई रूप में प्रयोग किया। अब उसी अवकलन का प्रयोग देखिए समाकलन में भी होता है। ये बात ध्यान रखें, अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो उसके लिए आपका अवकलन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी अवकलन आपको सारा बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए, तब आप अवकलन यानी समाकलन ढंग से सीख भी पाएंगे। तो चलिए पहले आप शुरुआत करते हैं समाकलन की। समाकलन के बारे में आपको बताता हूं कि समाकलन का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण यहां पर लिखता हूं। एक फलन हमें दिया है लेकिन उसका अवकलज दिया है। मैं देखिए यहां पे लिखता हूं एक फलन का अवकलज यानी कि f डैश x, ये हमें दिया गया है। और मान लीजिए ये दिया गया है हमें 3x²। ये फलन नहीं दिया गया, ये हमें उसका अवकलज दिया गया है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये है उसका अवकलज। क्योंकि आप लोग देखिए यही पढ़ते आए हैं, हम अवकलज को f डैश x से निरूपित करते हैं। तो हमें फलन का अवकलज पता है और वो कितना है 3x²। अब हमसे ये बात कहते हैं ये फलन कौन सा था, ये बात आप बताएं। जिसका अवकलज आपको पता है 3x² है, तो ये फलन कौन सा था। और फलन था यानी कि fx, लेकिन वो था क्या, यानी ये ऐसा कौन सा फलन था जिसका आपने अवकलन किया तो आपका आंसर 3x² निकल के आया। तो शायद आप लोग देखिए बता भी सकते थे, क्योंकि तो बहुत सिंपल लिखा है, ये x³ होगा। क्योंकि इसका अगर मैं अवकलन करूं x की पावर n वाले नियम से, वो देखिए यही आएगा। यानी जो फलन था वो ये था। फलन आपको दिया ही नहीं गया था, आपको केवल अवकलज लिखा हुआ मिला और आपसे ये बात पूछी गई थी आप हमें फलन बताइए कि वो फलन कौन सा था जिसका अवकलज 3x² है। तो मैंने यहां पे लिखा वो फलन था x³। ये तो बहुत सिंपल था कि फलन ऐसा x³ हो, क्योंकि इसका अवकलन ये है। तो यही चीज देखिए, अगर आपको किसी फलन का अवकलज दिया हुआ है और हमसे ये बात कहते हैं कि वो फलन कौन सा है, यानी जो फलन ज्ञात करने की प्रक्रिया है यही कहलाती है समाकलन। किसी फलन के अवकलज से उस फलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया वही कहलाती है समाकलन। यानी कि अगर ये फलन का अवकलज है तो ये उसका फलन हुआ, और ये जो फलन ज्ञात करने की प्रक्रिया होगी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वही कहलाती है समाकलन। यानी अवकलन और जो समाकलन है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यही चीज है, तभी मैं आपको देखिए ये बात कह रहा था, समाकलन को समझने के लिए आपको अवकलन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपको अवकलन आता है तो समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। यही चीज होती है देखिए समाकलन, अवकलन और समाकलन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यही चीज थी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं आगे का पार्ट। आप देखिए इस चैप्टर में दो तरीके के समाकलन पढ़ेंगे, एक तो है अनिश्चित समाकलन और एक है निश्चित समाकलन। अब आप लोग यही सोचेंगे कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है और निश्चित समाकलन क्या होता है। तो देखिए पहले मैं आपको ये बात बताता हूं, ये फलन था, हमने इसका अवकलन किया, वो ये आ गया। और इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं ये फलन का अवकलज था, हमने इसका समाकलन किया, वो ये निकल के आया। देखिए दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत हैं। ये मान लीजिए फलन है, तो अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं पिछले वॉल्यूम तक,
हमें अब फलन दिया हुआ है, हमने इसका अवकलन किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3x², वो तो ये हो गया, ये तो हो गया फलन का अवकलज। और ये अगर हमें अवकलज दिया हुआ है, हमने इसका समाकलन किया, यानी कि निकल के क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया x³, ये कहलाएगा समाकलन। तो इसे हम देखिए, यहां तो मैंने कहा ये अवकलज होता है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है अवकलन। मैंने इसका अवकलन किया तो ये प्रक्रिया जो कहलाएगी अवकलन, लेकिन ये जो एफ डैश कहलाता है ये होता है अवकलज। लेकिन यहां पर जो मैंने समाकलन करके एफ एक्स का मान निकाला, ये जो एफ एक्स कहलाएगा ये कहलाता है प्रति अवकलज। ये कहलाएगा देखिए प्रति अवकलज। चलिए एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं, अवकलज का मतलब यानी कि डेरिवेटिव, और प्रति अवकलज इसका मतलब है एंटी डेरिवेटिव। ये अवकलज और ये प्रति अवकलज, ये बात ध्यान रखें। किसी फलन का अवकलन करेंगे तो वो तो कहलाएगा देखिए इसका अवकलज यानी कि अवकल गुणांक, और किसी फलन का हम समाकलन करेंगे तो ये कहलाएगा प्रति अवकलज या समाकल गुणांक। ये समाकल गुणांक कहलाता है यानी कि प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि अनिश्चित समाकलन क्यों होता है, ये बात तो मैंने देखी, चलिए नोट कराई आपको, इसे हम अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं। देखिए हमने इसका अवकलन किया, वो ये आया। अब मैं अगर आपसे कहता हूं, मैं इसे लिखता हूं x³ प्लस c, यहां पे c एक नियतांक है, यानी f(x) मैंने x³ नहीं लिखा, उसे x³ प्लस c लिख दिया, c यहां पे कोई भी नियतांक हो सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं हम इसका अवकलन करें, वो तो यही आएगा, क्योंकि c का अवकलन कितना होगा 0, क्योंकि वो एक नियतांक है, और c का मान यहां कुछ भी हो सकता है, c का मान 0 भी हो सकता है, c का मान 1 भी हो सकता है। देखिए मैं आपको चलिए निकाल के दिखाता हूं। देखिए जो मैंने आपको बताया था ये f(x) होता है, ये y के ही इक्वल होता है, यानी जो आपको निकल के आया y इज इक्वल टू ये आ गया x³ प्लस c, ये एक वक्र की समीकरण है। आप अभी f(x) पर ध्यान नहीं दें, आप केवल इतना पढ़ें y इज इक्वल टू x³ प्लस c। अब मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि ये वक्र एक बिंदु से होकर जाता है। मान लीजिए आपसे ये कहते हैं कि ये वक्र मूल बिंदु यानी 0,0 से होकर जाता है। मैंने यहां पे ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है कि ये वक्र 0,0 से होकर जाता है। इसका मतलब क्या है, मुझे इस समीकरण में x का मान 0 रखना है और y का मान कितना रखना है 0, क्योंकि कोई भी वक्र या रेखा जिस बिंदु से होकर जाते हैं वो बिंदु के निर्देशांक उसकी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो मैंने इसमें x का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रख दिया, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c का मान 0 ही तो आ गया, और c का मान 0 मैंने इसी में रख दिया। तो इससे जो उत्तर निकल के आया वो देखिए ये निकल के आया y इज इक्वल टू x³। चलिए फिर देखते हैं एक बार। मान लीजिए यही वक्र अगर 0,1 से होकर जाता, मैंने यहां पे लिख दिया 0,1, तो मुझे x का मान 0 रखना पड़ेगा और y का मान 1, तो c का मान कितना आ गया 1, और c का मान 1 मैंने इसी में रख दिया। तो देखिए y इज इक्वल टू x³ प्लस 1, देखिए निकल के आ गया अगला आंसर। अब मान लीजिए यही कहते कि 0,2 से होकर जाता है, x का मान 0 रखा, y का मान 2 रख दिया, तो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c का मान 2 आ गया, और c का मान 2 मैंने वापस इसी में रख दिया, तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। फिर देखते हैं एक बार, देखिए अगर हम 0,3 रखा तो हमारा उत्तर ये निकल के आएगा, आप चाहे करके देख सकते हैं, y इज इक्वल टू x³ प्लस 3। अगर हम 0,4 रखें तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 4। अच्छा यही नहीं कि हम 0,1 रखते हैं, कोई भी बिंदु रख सकते हैं, 1,0 रख सकते हैं, 1,1 रख सकते हैं, बहुत सारे उत्तर निकल के आएंगे। तो ये जो जितने भी उत्तर निकल के आएंगे इनकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो नियतांक आपका निकल के आएगा बिंदुओं की कोई लिमिट नहीं है। जब इन बिंदुओं की ही कोई लिमिट नहीं है तो इसका मतलब ये जो उत्तर आपके निकल के आएंगे इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई लिमिट यानी कोई सीमा नहीं है, ये अनिश्चित हैं। इसका मतलब क्या है, ये अगर अनिश्चित हैं तो इन सबको अगर हम मिला दें, सारे उत्तरों को अगर हम मिला दें
तो ये जो उत्तर आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित इसलिए कहलाता है क्योंकि देखिए जो इस नियतांक की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, ये अनिश्चित है, इसकी कोई निश्चित यानी सीमा नहीं है, ये कितने भी उत्तर आपके आ सकते हैं। लेकिन ये जो ये वक्रों का देखिए परिवार हुआ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये जो वक्रों का जो परिवार है वो परिवार देखिए वो ये कहलाएगा। और ये जो आपका निकल के आया यही है अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इस समीकरण के अंदर ये सारे समीकरण इंक्लूड हैं, ये जो सारे समीकरण है वो इसी के अंदर इंक्लूड हैं। तो ये जो आपका आंसर निकलेगा इस तरीके से जो हम लिखते हैं वो कहलाता है आपका अनिश्चित समाकलन। यानी हम किसी भी फलन का समाकलन करें तो हम उसे प्लस सी और लिख के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन आपको पढ़ना है और अनिश्चित के लिए एक ये प्लस सी जो नियतांक है ये लगाना जरूरी होता है। इसमें अनंत उत्तर होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए हम इस तरीके से लिख के दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जो अनिश्चित समाकलन है ये आपको पढ़ना है। निश्चित समाकलन भी आएगा, वो मैं आपको तभी बताऊंगा। देखिए अब पहले देखिए, चलिए कुछ सूत्र भी आपको बताता हूं, लेकिन वो आपको एक बार देखिए दोबारा रिवाइज कराता हूं। अवकलन का विपरीत होता है समाकलन। किसी फलन का अवकलन करें वो ये आ गया, और इसी फलन का अगर हम समाकलन करते हैं तो f(x) आ जाएगा। अब देखिए ये बात आती है हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चलिए वो मैं आपको भाषा के रूप में लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग देखिए अवकलन तो पढ़ चुके हैं। ये आपको मैं बता देता हूं, यदि f(x) x का एक वास्तविक फलन है, तब देखिए अब जो मैं लिखता हूं ये देखिए मैंने लिखा, आप लोगों ने शायद ये 11th में पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कई क्वेश्चंस में, क्योंकि समाकलन करने की जरूरत पड़ती है तो समाकलन का चिन्ह देखिए वो यही होता है, इसे हम यही पढ़ते हैं। देखिए अब मैं बता देता हूं कैसे पढ़ते हैं। ये जो चिन्ह है इसका मतलब है समाकल गुणांक। किस फलन का? f(x) का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, क्योंकि dx का मतलब क्या होता है? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष f(x) का समाकल गुणांक, ये इस तरह से पढ़ते हैं। तब चलिए मैं यहां लिख देता हूं, तब जैसे मैंने लिखा को फलन f(x) का x के सापेक्ष समाकल गुणांक कहते हैं। तथा समाकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। ये देखिए मैंने लिखा समाकल गुणांक। अब देखिए जैसे आप अवकलन में पढ़ते थे तो f'(x) निकालते थे, वो कहलाता है अवकल गुणांक। लेकिन यहां जो हम आंसर निकालेंगे तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो कहलाएगा फलन का समाकल गुणांक, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये कहलाती है समाकलन। अब देखिए मैं आपको एक चीज और लिखता हूं, आप लोग अवकलन पढ़ते थे इस तरीके से पढ़ते थे, या आपको अंतर भी बताता हूं। देखिए अवकलन को भी हम कैसे पढ़ते थे,
x के सापेक्ष fx का अवकल गुणांक, क्योंकि इस d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ fx यानी fx का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष fx का अवकल गुणांक। अब आप लोग देखिए यही कहे, मैं इसमें एक चेंज करता हूं, मैंने इस चीज को एक बड़ी ब्रैकेट में लिखा और इसके बाहर ये इस तरीके से लिखा, यानी क्या है, fx का अवकल गुणांक जो भी निकल के आएगा, अब वो जो निकल के आएगा उसका समाकल गुणांक। अब ये आंसर क्या आएगा, चलिए मैं बताता हूं। ये बाहर वाला चिन्ह तो मैंने ऐसे ही लगा रहने दिया, पहले मैं इसे लिखता हूं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। fx का अवकल गुणांक वो होता है देखिए f डैश, ये चीज तो देखिए जो बड़ी ब्रैकेट में थी वो ये हो गई, क्योंकि fx का अवकल गुणांक क्या होता है, f डैश x, ये चीज तो मैंने यहां लिख दी। अब dx मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, अब मुझे इसका समाकल गुणांक निकालना है x के सापेक्ष, यानी f डैश का समाकल गुणांक किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो f डैश का जो समाकलन करेंगे हम वो तो fx ही आएगा, f डैश का जो समाकलन करेंगे वो क्या आएगा, fx। तो ये आपको देखिए कभी भी इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिलता है, यानी किसी फलन का अवकलन भी दे रखा है और फिर उसका समाकलन भी करना है, तो fx के ही इक्वल आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वो जो इक्वल आएगा वो किसके आएगा, fx के ही इक्वल। क्यों, क्योंकि अवकलन और समाकलन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये आप ध्यान रखें, कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो वो फलन fx का ही मान आएगा। अब देखिए ये मैंने केवल fx लिखा हुआ छोड़ दिया, केवल fx नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसका समाकलन करेंगे, अब ये क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, वो इस तरीके से लिखना है। अब देखिए नंबर 2 पे मैं कुछ सूत्र भी आपको बता रहा हूं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्रों से करते हैं। सबसे पहले मैंने cos x यहां पे लिखा, यानी cos x का समाकलन x के सापेक्ष, वो क्या होगा, sin x। क्यों होगा, क्योंकि sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, तो cos का समाकलन क्या होगा, sin x। अगर आपको अवकलन के सूत्र याद हैं तो समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। देखिए दूसरा सूत्र, sin x का समाकलन वो होगा -k cos x। क्यों, cos x का अवकलन होता है -k sin x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, देखिए यही आया। अब देखिए तीसरा, sec स्क्वायर x, इसका समाकलन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग देखिए ये पढ़ चुके हैं, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वो होगा tan x। अब देखिए चौथा, cosec स्क्वायर x, ये होगा -k cot x। क्यों, क्योंकि cot x का होता है -k cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, देखिए ये आ गया। पांचवा, sec x tan x, ये होता है देखिए sec x, आप लोग शायद समझ ही गए होंगे क्योंकि sec x का अवकलन sec x tan x होता है। अब आता है देखिए cosec x cot x, यह आएगा -k cosec x, क्योंकि इसका अवकलन माइनस में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। छठा पार्ट भी देखिए मैंने लिखा। अब देखिए सातवां पार्ट, मैं यहां पे देखिए e की पावर x लिखता हूं, ये सबसे आसान है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो इसका समाकलन भी क्या होगा, e की पावर x, इसका अवकलन ही यही होता है। अब देखिए आता है आठवां पार्ट, a की पावर x,
ए यहां पे देखिए कोई भी संख्या हो सकती है। आप लोगों ने देखिए पढ़ रखा है ए की पावर एक्स का, पहले मैं अगर मैं ए लिख दूं, अब ये सही है या नहीं, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स, तो इंटू लॉग ए भी होना चाहिए था यहां पे, लेकिन लॉग ए यहां पे लिखा ही नहीं है, तो लॉग ए को हमें बटे में लाना पड़ेगा, यानी ए की पावर एक्स बटे लॉग ए। अब आप करके देख लें, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, बचा यही। ये आपको ध्यान रखना था। देखिए ए की पावर एक्स, ये ए कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। अब देखिए नवा पार्ट, मान लीजिए आपको दे रखा है 1/x, तो 1/x का समाकलन देखिए log x होगा, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x, और ये log x भी देखिए इसका बेस e होता है, ये साइलेंट भी होता है, अगर साइलेंट भी है तो आप यही समझेंगे कि वो बेस e है, log x और प्लस के c। अब देखिए मैं इधर लिखता हूं, जैसे कि आप लोग शायद 11th में भी पढ़ चुके हैं इसका 10th पार्ट। अगर आपको दे रखा है x की पावर n, इसका समाकलन, तो ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसका अवकलन हम करें वो ये निकल के आए। अब आप लोग पढ़ चुके हैं, देखिए अवकलन में घात हमेशा कम हो जाती है, यानी ऐसा कौन सा फलन था जिसकी घात ये कम होके आई, तो इसका जो समाकलन होगा उसकी घात बढ़ के आएगी, यानी वो क्या आएगी, देखिए इस तरीके से आएगी x की पावर n+1। अब आप देखिए इसका पहले अवकलन करें तो n+1 तो आगे आएगा, बचे कितने x की पावर n, वही तो आई देखिए। लेकिन आप लोग यही सोचेंगे कि n+1 या एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा चीज हटाने के लिए मुझे n+1 से डिवाइड करना पड़ा। अब आप करके देख लें, n+1 वो कैंसिल, x की पावर n यही बचा, यानी ये ऐसा फलन था जिसका मैं अवकलन करूं तो निकल के आएगा। प्लस सी, देखिए ये अनिश्चित समाकलन है, ये तो आपको सब में लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए 11वां पार्ट, ये मैं चलिए यहां लिखता हूं 1/√1 - x²। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये जो अवकलन होता है ये साइन इनवर्स x का होता है, यानी इसका जो समाकलन होगा वो यही होगा साइन इनवर्स x, क्योंकि इसका अवकलन ये आता है साइन इनवर्स x प्लस के सी। लेकिन ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कॉस इनवर्स में भी यही आता है, बस वो माइनस का होता है, तो इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं माइनस के कॉस इनवर्स x प्लस के सी, क्योंकि कॉस इनवर्स का माइनस में होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यही आएगा। वैसे आप कोशिश करें यही लिख के आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये भी लिखना पड़ सकता है। अब देखिए 12th पार्ट, 1/1 + x²। ये आप लोगों ने देखिए पढ़ रखा है tan इनवर्स x का होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है। लेकिन आप लोगों ने फिर ये भी पढ़ रखा है कि cot इनवर्स का भी यही होता है, लेकिन वो माइनस में होता है, तो अगर मैं एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दूं, अब ये सही हो गया। अब आप इसका करके देखने, यही आंसर आएगा, यानी tan इनवर्स x या माइनस के cot इनवर्स x। अब देखिए 13th पार्ट, 1/x √x² - 1। ये किसका होता है, वैसे देखिए कम यूज हुआ है, ये ऐसा देखिए ध्यान रखें कम यूज हुआ है, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं, ये सेक इनवर्स का होता है, लेकिन ये केवल सेक इनवर्स का नहीं होता, कोसेक इनवर्स का भी होता है, लेकिन वो माइनस का होता है, तो मुझे यहां माइनस कोसेक इनवर्स x। अब देखिए जो इसका 14th पार्ट लिख रहा हूं मैं, वो कई क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे, मान लीजिए आपको कोई नियतांक दे रखा है k और उसकी गुणा में एक फलन दे रखा है k इंटू fx, ये हमें दे रखा है। चलिए मैं ऐसा करता हूं, यहां fx ना देके यहां f' दे रखा है, आप लोग क्योंकि इससे समझ सकते हैं फिर आसानी से, ये f' है तो k इंटू f'।
हमें इसका समाकलन करना है। तो k एक नियतांक है, हम लोग k को तो बाहर ले आएंगे ऐसे ही। हमें समाकलन जो करना है सिर्फ f डैश x का करना है, और f डैश x का समाकलन करें तो क्या होता है, fx, यही तो आएगा। अब आप देखिए इसका अवकलन करके देख लीजिए। देखिए अवकलन कैसे करते हैं, अगर नियतांक गुणा या भाग में है वो तो ऐसे ही आता है। fx का क्या होता है, f डैश, देखिए ये आ गया। तो ये आपको नियम है एक तरीके का, ये कोई सूत्र नहीं है। अगर समाकलन करते वक्त किसी फलन के गुणा में या भाग में कोई नियतांक आपको दिया है तो नियतांक आपको ऐसे ही लिखना है, उसका कुछ नहीं करना। ये ध्यान रखें, जो f डैश आपको दे रखा है, इसी यानी जो फलन आपको दे रखा है केवल उसी का समाकलन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो इसका 15th पार्ट है वो भी इसी पे डिपेंड है, कई क्वेश्चंस में आ चुका। k इंटू dx यानी केवल नियतांक का समाकलन करना है। अब आप लोग इसे कैसे करेंगे, तो केवल नियतांक, अब देखिए नियतांक तो मैंने आपको ये कहा था k वो बाहर आ जाएगा। अगर मैंने k को बाहर ले लिया तो अंदर तो केवल 1 बचा, यानी मुझे 1 का समाकलन करना है। और ऐसा कौन सा फलन होता है जिसका अवकलन करूं तो वो 1 आए, वो x होता है। यानी ये मैं लिखी यहां लिखता हूं k इसका समाकलन, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन क्या हो गया, x। ये आपको ध्यान भी रखना है, 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है। अब ये आप कहेंगे कैसे निकाला कि 1 का समाकलन, हम 1 को x की पावर 0 मान सकते हैं। 1 को क्या मान सकते हैं, x की पावर 0। तो हम x की पावर 0 का समाकलन करें इस सूत्र से, x की पावर 0 का, तो x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, तो वो x की पावर 1 अपॉन 1 वो x ही तो आया, यही मैंने लिखा। देखिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अकेला नियतांक आपको दे रखा है, उसका अवकलन 0 होता है, लेकिन उसका समाकलन करें तो ये नियतांक बाहर आएगा। हमें 1 का करना है, केवल 1 का क्या होता है, x प्लस के सी। ये देखिए पहले मैंने आपको वही सूत्र बताए जो अवकलन पे आधारित थे और जो आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। जो इसकी पहली प्रश्नावली होगी वो इन्हीं सूत्रों पर ही आधारित होगी। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, अवकलन के जब क्वेश्चंस में कराऊंगा, अवकलन में कोई भागफल का नियम नहीं होता है, यानी अंश बटे हर वाला कोई नियम नहीं होता है। जब मैं प्रश्नावली कराऊंगा तब एक बार फिर बताऊंगा ये बात। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने आपको जितना कुछ बताया ये आपको रिवाइज भी करना है, और अभी आप केवल पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, क्योंकि आपको यहां नियतांक ये आपको इस तरीके से लिखना है। निश्चित समाकलन वो आपको बाद में बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। अभी के लिए देखिए जो मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बताया केवल अनिश्चित समाकलन का। अब जो अगली वीडियो होगी वो होगी प्रश्नावली यानी कि 7.1। तब तक के लिए नमस्कार।